अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत के इस आलमी ख़बर नामे में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ईरान की जानिब से मशरिक़ व सतह में क़ायम अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने अमरीकी फ़ौजी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया, जबकि नई सैटेलाइट तस्वीर और तहक़ीक़ी तज्ज़ियों ने दावा किया है कि अमरीकी हुकूमत ने इस नुकसान की असल शिद्दत को अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर नहीं किया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की एक तफसीली तहक़ीक़ के मुताबिक ईरान के हमलों में कम से कम 228 इमारतें, फ़ौजी ढांचे और हसास आलात तबाह या शदीद मुतासिर हुए। ये हमले मशरिक़ व सतह में मौजूद कम से कम 15 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी हुकाम की जानिब से अवामी सतह पर जो मालूमात फराहम की गई, ज़मीनी हक़ाइक़ और सैटेलाइट तस्वीर इनसे कहीं ज़्यादा बड़े नुकसान की निशानदेही करती है। तहक़ीक़ी रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों में फ़ौजी हैंगर्स, बैरिक्स, ईंधन ज़ख़ीरा करने के मराकज़, फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, राडार कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और अमरीकी फ़ौजी तैयारों को निशाना बनाया गया। बाज़ मुक़ामात पर हसास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की जानिब से मुसलसिल बढ़ते हुए ख़तरात के बायस अमरीकी फ़ौजी कमांडर्स ने जंग के इब्तदाई मरहले में ही कई फ़ौजी अड्डों से एहलकारों की तादाद कम कर दी थी। मुतअद्दिद फ़ौजियों को ऐसे इलाक़ों में मुंतकिल किया गया जहाँ ईरानी मिसाइल या ड्रोन हमलों का ख़तरा निस्बतन कम था। यूरोपीय पार्लियामेंट के चीफ मुज़ाकरातकार ब्रेंड लैंगे ने कहा है कि यूरोपीय पार्लियामेंट और यूरोपीय यूनियन ममालिक के मुज़ाकरातकार यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के तिजारती मुआहदे से मुतालिक कानून साजी पर इत्तेफाक राय के करीब पहुँच चुके हैं। आज यूरोपीय यूनियन हुकूमतों के साथ सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद जारी करदा बयान में लैंगे ने कहा है कि मुज़ाकरात में ख़ास तौर पर हिफाजती तरीक़ेकार और मुजव्वज़ा ज़वाबित के जायज़ा मराहिल के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि हमने अभी तामीरी सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मिल किया है। मुज़ाकरात में हिफाजती तरीक़ेकार और बुनियादी ज़ाब्ते के जायज़े और जांच के हवाले से अच्छी पेशरफ्त हुई है, ताहम अभी मज़ीद काम बाकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरातकार तेज़ी से और ज़िम्मेदाराना शक्ल में काम जारी रखेंगे ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि यूरोपीय यूनियन अपने जमहूरी तरीक़ेकार और क़ानून साजी के निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करते हुए टेरनबेरी मुआहदे पर लफ्ज़ी व हक़ीक़ी हर दो मायनों में मुकम्मल तौर पर अमल करें। मुज़ाकरात का अगला दौर 19 मई को स्ट्रासबर्ग में होगा। यूरोप का मसरूफ़ तरीन सफरी सीजन ईंधन की कमी का खतरा महसूस कर रहा है। ईरान के साथ जारी जंग और आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश ने हवाई जहाज़ों के ईंधन की कीमतों में तेज़ी से इजाफा कर दिया, जिसके बाद यूरोप के मसरूफ़ तरीन सफरी सीजन में ईंधन की किल्लत के खदशात पैदा हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन के हुक्काम का कहना है कि अभी तक कोई किल्लत पैदा नहीं हुई, ताहम बदतरीन सूरत-ए-हाल के लिए तैयारियां की जा रही है। यूरोप की गर्मियों की तातीलात के लिए फ़िज़ाई ईंधन के खतरे का कद बढ़ गया है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि हम मुतबादिल मंसूबे के तौर पर अमरीकी केरोसिन समेत मुख्तलिफ तरजीहात पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान के साथ 28 फरवरी को शुरू हुई जंग और आबनाए हॉर्मुज़ की बंदिश ने फ़िज़ाई ईंधन की कीमतों को आसमान तक पहुँचा दिया और यूरोप के मसरूफ़ सयाहती मौसम में ईंधन की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA अमरीकी साख्ता फ़िज़ाई ईंधन जेट ए के इस्तेमाल की इजाज़त देने या ना देने से मुतालिक अपनी आरा जुम्मे को जारी करेगी। ये ईंधन टेक्निकी वजूहात की बिना पर इस वक्त यूरोप में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी दौरान यूरोपीय कमीशन इन इक़दामात की तफसीलात भी पेश करेगा जिनके ज़रिए रुकन ममालिक फ़िज़ाई ईंधन के इस्तेमाल को बेहतर बना सकते हैं। जनूब मशरक़ी एशिया की फ़िज़ाई कंपनी एयर एशिया ने कनाडा साख्ता 150 अदद एयरबस A220 से 300 जेट तैयारों की खरीद कर $19 अरब मालियत के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। कम लागत पर खिदमत फराहम करने वाली फ़िज़ाई कंपनी एयर एशिया ने आज जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा है कि हम मुस्तक़बिल में बढ़ने वाली तलब को पूरा करने के लिए इस ऑर्डर को दुगना भी कर सकते हैं। मुआहदे का ऐलान एयरबेस की कनाडा के शहर मिराबेल में वाक़ तनसीब से किया गया है और इस मुआहदे को मलेशिया की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑर्डर समझा जा रहा है। एयर एशिया के शरीक बानी टोनी फर्नांडिस ने इस मुआहदे को तरक्की के अगले मरहले के लिए एक बेहतरीन ज़रिया करार दिया और कहा है कि यह ऑर्डर हमारे तवील मुद्दती नज़्म व ज़ब्त की और हमारे अहदाफ में वसअत की अक्कासी करता है। जनूब मशरक़ी एशिया की सबसे बड़ी और कम लागत वाली फ़िज़ाई कंपनी एयर एशिया ने कहा है कि मुआहदे की रूह से हम अपने ऑर्डर को मुस्तक़बिल की तलब को पूरा करने के लिए A220 नवियत के 300 तैयारों तक बढ़ा सकते हैं। इसराइल की जानिब से जंगबंदी के बावजूद लेबनान पर हमले जारी है, जिसमें मजीद 13 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने जंगबंदी के मुआहदे के बाद पहली बार लेबनान के दारकूमत बैरूत पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फ़िज़ाई हमला बैरूत के जनूबी मदाफ़ाती इलाके दाया पर किया गया, जहाँ हिज़्बुल्लाह का मरकज़ वाक़ है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में बड़े पैमाने पर आग और कम से कम एक इमारत को शदीद नुकसान दिखाया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में कहा कि उन्होंने खुद इस हमले की मंजूरी दी थी, जिसका हदफ हिज़्बुल्लाह के एलिट रिज़वान फोर्स का एक कमांडर था।
اس کے علاوہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے شہر سکسیہ پر بمباری کی، جس میں 5 افراد شہید اور 15 زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق چہارشنبے کی رات اسرائیل نے 17 اپریل کو نافذ ہوئی جنگ بندی کے بعد پہلی بار بیروت کے جنوبی مضافات پر بمباری کی، جس میں لبنان بھر میں کم از کم 13 افراد شہید ہوئے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے ادارے برائے انسانی امور کے رابطہ دفتر کے مطابق لبنان میں انسانی صورتحال جنگ بندی کے باوجود انتہائی غیر مستحکم ہے اور شہری مسلسل جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2 مارچ سے اب تک لبنان میں 2700 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ فضائی حملوں کے باعث ہلاکتوں کی تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ کا اجلاس فلپائن میں تنظیم کے سربراہی اجلاس سے قبل منعقد ہوا۔ واضح کے خطے کو ایران کے ساتھ جاری امریکہ اسرائیل جنگ کی وجہ سے توانائی کے ایک بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ایک بیان کے مطابق اس اجلاس کی صدارت فلپائنی سیکریٹری خارجہ ماریا تریسیا لازارونی نے کی، جو کہ اس وقت تنظیم کا موجودہ چیئرمین ہے۔ وزرائے خارجہ نے تجارتی اہمیت کے حامل امور پر تبادلہ خیال کیا، جن میں توانائی کا ابھرتا ہوا بحران اور خطے پر مشرق و سطح کی صورتحال کے اثرات شامل ہیں۔ مرکزی سربراہی اجلاس جمعے کو منعقد ہوگا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایجنڈے میں مشرق و سطح میں آسیان ممالک کے شہریوں کی حفاظت، علاقائی اقتصادی استحکام اور توانائی کی فراہمی میں جاری رکاوٹوں کے خلاف مشترکہ ردعمل شامل ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران واشنگٹن اور تہران کے درمیان بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے، جبکہ ایران جنگ ختم کرنے کی امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ بہت ممکن ہے کہ ہم کوئی معاہدہ کر لیں۔ ایران کے حوالے سے معاملات بہت اچھے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایران اور امریکہ اس وقت ثالثوں کے ساتھ مل کر ایک ایسے فریم ورک پر کام کر رہے ہیں جس کا مقصد مذاکرات کا دوبارہ آغاز، جنگ کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو کھولنا ہے۔ یہ مذاکرات ممکنہ طور پر اگلے ہفتے اسلام آباد میں شروع ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ بھی کہا ہے کہ ان کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدہ ایک ہفتے کے اندر حتمی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر کیم سونگ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی ایٹمی طاقت کی حیثیت بیرونی بیانات یا دعووں کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوگی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق سونگ نے کہا ہے کہ پانگ یانگ ایٹمی ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدہ NPT کا پابند نہیں ہے اور بیرونی دباؤ سے ایٹمی ریاست کے طور پر اپنی حیثیت تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کر سکے گئے۔ آج جمعرات کے روز شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی KCNA کے ذریعے جاری کردہ ایک بیان میں سونگ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جاری NPT کی 11ویں جائزہ کانفرنس میں امریکہ اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے بعض ممالک شمالی کوریا کی موجودہ حیثیت اور خود مختار حقوق کے استعمال پر بلا جواز سوال اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شمالی کوریا کی ایٹمی ریاست کی حیثیت بیرونی لفظی یا یک طرفہ خواہشات کی بنیاد پر تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ بات ایک بار پھر واضح کر دو کہ شمالی کوریا کسی بھی صورت میں NPT کا پابند نہیں رہے گا۔ چینی میڈیا کے ادارے کیکسن نے آج جمعرات کو ایک رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایک چینی شہری کی ملکیت ریفائنڈ مصنوعات لے جانے والا ایک بڑا ٹینکر 4 مئی کو متحدہ عرب امارات کے الجیر بندرگاہ کے قریب آبنائے ہرمز کے داخلی مقام پر حملے کا نشانہ بنا۔ رپورٹ کے مطابق جہاز کے ڈیک میں آگ بھڑک اٹھی اور اس پر واضح طور پر چائنا اونر اینڈ کریو لکھا ہوا تھا۔ جہاز کے مالک کے قریبی ذرائع میں سے ایک شخص نے کیکسن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب کسی چینی آئل ٹینکر پر حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس واقعے کو نفسیاتی طور پر قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیارے نے اس جہاز کو ناکارہ بنا دیا جو ایران کی بندرگاہوں کی ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق امریکی فوج نے چہارشنبے کی رات کو کہا کہ امریکی بحریہ کے ایک جنگی طیارے نے ایک آئل ٹینکر کے اسٹرائک رڈار کو فائرنگ کر کے ناکارہ بنا دیا، جو واشنگٹن کی ایران کی بندرگاہوں پر عائد ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ دوسرا موقع ہے جب امریکی فوج نے کسی جہاز پر فائرنگ کی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا تھا، جو 13 اپریل سے نافذ ہے۔ سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی پرچم بردار MT حسنا کو، جو خالی تھا، خبردار کیا کہ وہ ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، لیکن عملے نے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا ایک امریکی FA-18 سپر ہارنیٹ نے 20 ملی میٹر توپ سے کئی راؤنڈ فائر کر کے ٹینکر کے رائڈر کو ناکارہ بنا دیا۔ ایران نے اس بات کی تردید کی ہے کہ اس کے مسلح افواج اس حملے میں ملوث تھے جس نے اس ہفتے آبنائے ہرمز میں ایک جنوبی کوریائی جہاز کو نشانہ بنایا۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں قائم ایرانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران افواج کے آبنائے ہرمز میں کوریائی جہاز کو نقصان پہنچانے والے واقعے میں کسی بھی قسم کی شمولیت کے الزامات کو سختی سے مسترد اور مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔
सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब अमेरिका ने आबना को खोलने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू किया तो ईरान ने एक कोरियाई ऑपरेटेड जहाज और दीगर अहदाफ पर फायरिंग की। पनामा के झंडे वाला कार्गो जहाज जिसे जनूबी कोरियाई शिपिंग कंपनी HML चला रही थी खाली और लंगरअंदाज था जबकि धमाका हुआ और आग भड़क उठी। कोरियाई वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग बुझा दी गई। जहाज़ को नुकसान के जायज़े और मरम्मत के लिए करीबी बंदरगाह पर खींच कर ले जाया गया। HMM के तर्जुमान ने कहा है कि 24 रुकनी अमला 35,000 टन वजनी जनरल कार्गो जहाज पर मौजूद रहा। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल की फौज ने हिजबुल्लाह के रिजवान फोर्स के एक अहम कमांडर को हदफ बनाकर हलाक कर दिया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने आज बयान में कहा है कि इजरायली फौज ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाके में कार्रवाई करते हुए रिजवान फोर्स के ऑपरेशनल कमांडर को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के करीबी ज़राए ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को बताया कि मारे जाने वाले कमांडर की शिनाख्त मालिक बुलूद के नाम से हुई, ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से फौरी तौर पर बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमायां कमी देखी गई है, जबकि सरमायाकारों में भी मुस्बित रुझान पैदा हो गया। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल ब्रेनेट क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद इसकी कीमत $100 फी बैरल तक आ गई। दूसरी जानिब अमेरिकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के कीमत में भी 8% कमी देखी गई और यह $92 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में यह कमी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे की खबरों के बाद सामने आई। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दोनों ममालिक जंग के खात्मा और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए एक अहम मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने अमेरिका की 14 निकात पर मुश्तमिल अमन तजवीज़ का जायजा लेना शुरू कर दिया, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि तेहरान सिर्फ एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआहदा ही कबूल करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बीजिंग में अपने चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात के दौरान कहा कि चीन ईरान का करीबी दोस्त है और मौजूदा हालात में दो तरफा ताउन मज़ीद मजबूत होंगे। अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका की जानिब से शुरू की गई जंग बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी और ईरान मुज़ाकरात में अपने हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ईरानी खबरसां ANC तस्नीम ने एक ज़रिए के हवाले से बताया कि तेहरान ने 2 माह से ज़्यादा अरसे से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की हालिया तजवीज़ का भी तक बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया, क्योंकि इसमें बाज़ ऐसी दफ़ा शामिल है जो ईरान के लिए नाकाबिल क़बूल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी ज़राए ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ धमकियां आमेज़ ज़बान सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। कुवैत की हुकूमत ने ताज़ा शाही फरमानों और काबीना के फैसलों के तहत मजमूई तौर पर 316 अफराद की कुवैती शहरियत मनसूख करने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फैसला सरकारी जरीदे अल कुवैत अल यौम में शाये किए गए, जिनमें मुख्तलिफ शाही फरमानों और काबीना की करारदादों की तफसीलात शामिल हैं। फरमान नंबर 72/2026 के तहत 288 अफराद की शहरियत ख़त्म की गई, जिनमें वो अफराद भी शामिल है जो असल शहरियत रखने वालों के ज़ेर किफ़ालत थे। इसी तरह आर्टिकल 21 मुकर्रर के तहत फरमान नंबर 73 और काबीना की करारदाद नंबर 84 के जरिए बिलतरतीब 5 और 11 अफराद के शहरियत सर्टिफिकेट्स वापस ले लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ 1959 के अमीरी फरमान नंबर 15 यानी कानूनी शहरियत की मुतालिका दफ़ात के तहत अमल में लाई गई। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने आज जुमेरात को बताया कि उन्होंने मुल्क के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई से मुलाकात की, जो मार्च के शुरू में अपने तकर्रुर के बाद से अवामी सतह पर नजर नहीं आए। सरकारी टेलीविजन पर नशर हुए एक वीडियो में सदर ने कहा, इस मुलाकात में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो रहबर इनकलाब का विजन और इनका आजिज़ाना व मुखलिसाना अंदाज था। मुश्तबा खामेनेई जो मशरिक़ वसत की जंग के पहले दिन हुए हमलों में ज़ख्मी हुए थे, जिनमें इनके वालिद अली खामेनेई जाँ बहक हो गए थे, अपने तकर्रुर के बाद से सिर्फ तहरीरी बयानात जारी कर रहे हैं। दाइश के दहशतगर्दों से वाबस्ता ख़वातीन का एक ग्रुप आज जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा है, जहां इन्हें शाम में शिद्दत पसंद गिरोह में शामिल होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है। 4 ख़वातीन और 9 बच्चे जो तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरी है शाम के पनाहगज़ीन कैंपों से क़तरी दारुलहुकूमत दोहा के रास्ते मेलबर्न और सिडनी पहुंचेंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि वापसी पर कुछ ख़वातीन के खिलाफ दहशतगर्दी के जराइम, ममनुआ इलाकों का सफ़र करने और ग़ुलामों की तिजारत में मुलविस होने जैसे इल्ज़ामात के तहत मुक़दमात दर्ज किए जाएंगे। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर मॉल लेओने ने तस्दीक की कि वो वफाकी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर फ़िलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि किन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। मराकश से ताल्लुक़ रखने वाली 84 साल की आयशा ज़हीर, जो 5 बच्चों की मां हैं, वो रुबात सलाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत मख़्तस हॉल में मस्जिद हरम जाने की तैयारी कर रही हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी SPA के मुताबिक इस सफ़र के लिए उन्होंने कई सालों तक इंतज़ार किया। ये इंतज़ार सब्र और अल्लाह ताला से कई दुआओं से लबरेज था ताकि वो आसानी पैदा करें और दुआ कबूल करें। ढलती उम्र की वजह से चेहरे पर मासूमियत के निशानात लिए उन्होंने खुशी और शुक्र के जज्बात का इजहार किया।
وہ کہتی ہیں کہ ایئرپورٹ پہنچتے ہی جس طرح کے آسان طریقہ کار کا انہوں نے تجربہ کیا، اس چیز سے وہ بہت سکون میں ہیں اور انہوں نے سفر کی تھکاوٹ کا احساس ختم کر دیا اور وہ اب اپنا برسوں پرانا خواب سچ ہوتا دیکھ رہی ہیں۔ عائشہ ظہیر کہتی ہے کہ میں حج کے خواب کے پورے ہونے کو مشکل سمجھتی تھی، مجھے حرمین شریفین جانے کا کبھی موقع نہیں ملا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں اس سال حج کے لیے جاؤں گی تو مجھے اللہ پر کامل یقین ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ فریضہ انجام دینے کے لیے چن لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے اپنے ساتھ اس سفر کے لیے اپنی بہن زہرا کا انتخاب کیا تھا کہ اس سفر میں وہ میرے ساتھ رہیں اور میری مدد کریں۔ وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی ہیں، ہم دونوں مل کر عبادت کرتی ہیں اور امید کرتی ہیں کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری بہن نے مجھے روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کے بارے میں بتایا اور آج میں عازمین کے لیے سہولیات اور آسانی کی فراہمی کو دیکھ رہی ہوں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے آج جمعرات کو کینیڈین سیکورٹی انٹیلیجنس سروس کے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر مسترد کر دیا جن میں بھارت کو کینیڈا کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے جوڑا گیا تھا۔ نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ کے دوران ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا ہے کہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے جو بین الاقوامی اصولوں اور دوسرے ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کرنا بھارت کی پالیسی نہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ ایسے خدشات کو عوامی بیانیہ یا سیاست کی نظر کرنے کے بجائے قائم کردہ طریقہ کار کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ آپریشن سندور نے 2026 میں پاکستان کے معاشی بحران کو مزید گہرا کر دیا۔ اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہوا اور ابھرتے ہوئے شعبوں جیسے سیاحت، ہوابازی اور فوجی برآمدات پر معاشی دباؤ بڑھ گیا۔ یہ معلومات ایک رپورٹ میں دی گئی۔ یونانی میڈیا ہاؤس یونان سٹی ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ مئی 2025 کے فوجی آپریشن نے افراط زر میں اضافہ کیا، ترقی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کو کم کیا، جس سے ملک کی پہلے سے کمزور معاشی صورتحال مزید خراب ہو گئی۔ اس سے پہلے ہی بھاری قرضوں کی ذمہ داریوں، بیرونی مالیاتی دباؤ، اکنامی کے کمزور ذخائر اور کثیر الجہتی امداد پر انحصار سے دوچار معیشت کے لیے غیر یقینی صورتحال میں مزید اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ آپریشن سندور نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ختم کیا، جس سے بہت سے لوگ انتظار اور دیکھو کا طریقہ اپنانے پر مجبور ہوئے۔